Good morning class. I welcome you all on the MCIT Digital Online platform. So, today we will start the topic fertilization. So, fertilization जिसे आप निषेचन भी बोलते हो, निषेचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर मेल्स एंड फीमेल्स के जो गैमीट्स होते हैं, युग्मक होते हैं, वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करते हैं। तो हम बोलते हैं इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच मेल एंड फीमेल गैमीट्स फ्यूज़ विद ईच अदर। एज अ रिजल्ट दे फॉर्म ज़ाइगोट। मीन्स मेल और फीमेल न्यूक्लियस ही नहीं बल्कि मेल और मेल युग्मक, मेल गैमीट प्लस फीमेल युग्मक, फीमेल गैमीट, दोनों फ्यूज़ करेंगे। ये मेल गैमीट है, ये फीमेल गैमीट है, दोनों में फ्यूजन हुआ क्योंकि दोनों हैप्लॉइड हैं, दोनों अगुणित हैं। तो एज अ रिज़ल्ट हम क्या देखेंगे यहाँ पर, ज़ाइगोट का निर्माण होगा। तो एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें मेल व फीमेल युग्मक एक दूसरे के साथ संगलित होते हैं, फ्यूजन करते हैं और फ्यूजन करने के बाद एज अ रिज़ल्ट युग्मनज का या ज़ाइगोट का निर्माण होता है। ये ज़ाइगोट जो होता है वो द्विगुणित होता है। एक और इम्पॉर्टेंट टर्म यहाँ पर आएगी, एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस सीधी सी बात है, क्योंकि इसका नाम एम्फीमिक्सिस है तो यहाँ पर जो गैमीट है इसका भी न्यूक्लियस प्लस यहाँ पे जो गैमीट है इसका भी न्यूक्लियस, दोनों केंद्रक किस में बदल जाते हैं, प्रोन्यूक्लियस में बदल जाते हैं। यानी कि प्राक केंद्रक का निर्माण होता है। चाहे मैं फीमेल प्रोन्यूक्लियस बोलूँ, चाहे मैं मेल प्रोन्यूक्लियस बोलूँ, बट प्राक केंद्रक का निर्माण यहाँ पर होगा। और जब ये दोनों प्राक केंद्रक एक दूसरे से मिल जाएंगे तो एम्फीमिक्सिस की क्रिया होगी, यानी कि दोनों न्यूक्लियस का आपस में फ्यूजन क्या कहलाएगा यहाँ पर, एम्फीमिक्सिस। या फिर इसको आप बोलते हो उभय मिश्रण। ठीक बात है, जब न्यूक्लियस में संलग्न हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है तो एम्फीमिक्सिस हो गया। अब बात करेंगे, जब भी निषेचन की बात आती है, निषेचन के समय पे दो प्रकार के निषेचन देखने को मिलते हैं हमें। एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बाह्य निषेचन, एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन आंतरिक निषेचन। बात कर रही हूँ सबसे पहले एक्सटर्नल की, बाह्य निषेचन की। तो जब मैं बाह्य निषेचन की बात करती हूँ, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करती हूँ, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन सीधी सी बात है, किसी माध्यम में, किसी मीडियम में बाहर, मीडियम भी तरल मीडियम होना चाहिए, फ्लूइड मीडियम होना चाहिए, वहाँ पर अगर निषेचन हो रहा है तो उसे मैं सीधे से बोल दूँगी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एग्ज़ाम्पल बहुत सारे हैं, फिशेस के एग्ज़ाम्पल्स हैं। दोनों मेल और फीमेल न्यूक्लियस मिलेंगे तब तो एम्फीमिक्सिस है, लेकिन जब मेल और फीमेल गैमीट्स मिलेंगे तभी तो न्यूक्लियस मिल पाएंगे, ये भी हमको पता है। तो दोनों मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स को बाहर वाटर में, मोस्टली तरल माध्यम ही होता है, फ्लूइड मीडियम ही होता है, तो वाटर के अंदर रिलीज़ किया जाता है। देन एक दूसरे को पहचानते हैं, क्योंकि हमें पता है इनका जो रिकॉग्निशन, एक दूसरे को पहचानना कैसा होता है, स्पीशीज़ स्पेसिफिक होता है। तो एक दूसरे को पहचानेंगे, स्पीशीज़ स्पेसिफिक वे से पहचानेंगे और पहचान कर एक दूसरे के साथ फ्यूज़ कर जाएंगे। एक्सटर्नल माध्यम में हो रहा है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन आंतरिक कब बोलूँगी मैं, जब बाहर किसी माध्यम में न होकर बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल सीधी सी बात है, आंतरिक है तो बॉडी के अंदर होगा, शरीर के अंदर होगा निषेचन की क्रिया। इंटरनल होगा, इंटरनली होगा, तो इंटरनली होगा तो इसके अंदर कोपुलेटरी ऑर्गन्स की भी नीड होगी। कोपुलेटरी ऑर्गन्स वे ऑर्गन्स होते हैं जो निषेचन में एक हेल्प कर रहे हैं, जो एक तरह से कोपुलेशन करवा रहे हैं,
ताकि निषेचन हो सके, यानी कि मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में ट्रांसफ़र करा रहे हैं गैमीट्स का या युग्मकों का। सीधी सी बात। तो ये हुए इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब मेन इम्पॉर्टेंट बात जो आती है हमारी, वो आता है प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। कि फर्टिलाइजेशन की, या मैं बात करूँ निषेचन की, क्या प्रक्रिया रहती है, निषेचन की क्या प्रक्रिया रहेगी, इसे हमें देखना है यहाँ पर। फर्स्टली प्रोसेस की बात कर रही हूँ तो फर्स्ट जो मैं बात करती हूँ वो आती है कि प्रोसेस में मेनली 5 स्टेप्स इन्वॉल्व रहेंगे। 5 स्टेप्स की प्रेजेंस में ये प्रोसेस होता है। फर्स्ट स्टेप, एक एक स्टेप बाय स्टेप हम रीड करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है अप्रोच ऑफ स्पर्मेटोजोआ टू ओवा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ही हमारा क्या आता है, अप्रोच ऑफ स्पर्मेटोजोआ टू ओवा। इस स्टेप को आप शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना भी बोल सकते हैं कि शुक्राणु किस प्रकार से अंडाणु तक पहुंचता है। सबसे पहली बात, शुक्राणु ये है, ये अंडाणु है। ठीक, ये इस तक कैसे पहुंचेगा? पहली फर्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें देखने को मिलेगी वो ये है कि इनका जो नंबर है, इनका नंबर काफ़ी ज़्यादा होता है, इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। वहीं मैं इनकी बात करूँ तो इनकी संख्या इतनी ज़्यादा नहीं है, इनकी संख्या में कमी है, इनकी संख्या ज़्यादा है। प्लस संख्या ज़्यादा होने के साथ साथ इनकी जो साइज़ है, इनकी जो साइज़ है वो भी काफ़ी छोटी होती है। संरचना काफ़ी छोटी है। इनकी संरचना की अगर बात करूँ, साइज़ की अगर बात करूँ तो ये काफ़ी बड़ी। तो ये सीधी सी बात, ये नंबर में ज़्यादा बनते हैं, ये नंबर में कम बनते हैं संख्या में। इनका आकार बड़ा है काफ़ी, इनका आकार काफ़ी छोटा है। इनके पास क्योंकि टेल है तो ये इजीली गमन कर सकते हैं, लोकोमोशन इनके अंदर देखने को मिलेगा। तो लोकोमोशन मिलेगा, यस, गमन मिलेगा क्योंकि इनके पास टेल है। और टेल के साथ साथ लोकोमोशन को जो करवा रहा है माइटोकॉन्ड्रिया भी इनके पास उपस्थित रहेगा। वहीं बात करूं इनकी, तो इनके पास कोई टेल नहीं है, तो इनमें लोकोमोशन देखने को नहीं मिलेगा। तो पहली बात, अप्रोच ऑफ स्पर्मेटोजोआ टू ओवा। कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे शुक्राणु अंडाणु तक पहुंचेगा, तो ये हमें पता है कि ये गमन करता है। तो ये सीधी सी बात है, अपने रास्ते में मतलब गमन कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, लोकोमोशन कर रहा है, बट इसका कोई स्पेसिफिक गमन एरिया नहीं होता कि इसी डायरेक्शन में जाना है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर कि इसी डायरेक्शन में हमें जाना है। ये जो मिल रहे हैं, जब एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, तो ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच सडन है, अचानक है, एक्सीडेंटल है। इसे मैं बोल सकती हूँ कि ये बस अपने डायरेक्शन में जा रहे हैं, और क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है तो कहीं ना कहीं ये ओवा से मिलेंगे ही अपने रास्ते में, अपने पाथवे में। एक्सीडेंटल अप्रोच है, जा रहे हैं अपने रास्ते में, कहीं ना कहीं बड़ा इंसान दिखेगा तो वहाँ पे मिलेंगे। तो सेम बात करें, कहीं ना कहीं बड़ा है ओवा, मिलेगा, तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से, क्योंकि बहुत सारे हैं, सब जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ओवा से इनकी एक्सीडेंटल मीट होगी, अचानक मिलेंगे। और अगर अचानक मिलेंगे तो ये एक दूसरे के पास भी आएंगे। तो स्पर्मेटोजोआ की जो ओवा के प्रति अप्रोच है, मिलना है, वो एक बोल सकती हूँ मैं कि कैसी है प्रोसेस, कैसी प्रोसेस है। वो एक कोई विशिष्ट प्रोसेस नहीं है, बस एक्सीडेंटल प्रोसेस है, अचानक मिल रहे हैं। सीधी सी बात, अचानक मिलना। अब बात करेंगे हम, क्योंकि हमने बोल दिया अचानक भी क्यों मिल रहे हैं, उसका रीज़न भी हम पढ़ चुके हैं। इसकी साइज़ बड़ी है और ये मूव नहीं करता है, इमूवेबल है, इमोटाइल है। सेकेंड बेसिस आता है हमारा कैपेसिटेशन इन कॉन्टैक्ट
कि कैसे ये एक दूसरे से कांटेक्ट बनाते हैं, और कांटेक्ट बनाने के साथ साथ कैपेसिटेशन होता है, फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी या निषेचन क्षमता। कांटेक्ट की बात कर रहे हो आप, कांटेक्ट की बात कर रहे हो आप। कांटेक्ट मीन्स एक दूसरे से मिलना। एक दूसरे से मिलेंगे तो वो प्रोसेस कैसा रहेगा? सीधी सी बात है कि वो प्रोसेस स्पीशीज़ स्पेसिफिक रहेगा। अपनी ही स्पीशीज़ के स्पर्म अपनी ही स्पीशीज़ के ओवा को पहचानेंगे, और स्पीशीज़ स्पेसिफिक बोल रही हूँ, यानी कि जाति विशिष्टीकृत रहेगा। दूसरी जातियों को पहचानेंगे ही नहीं, इग्नोर कर देंगे, नहीं ऐसा कुछ हमने देखा ही नहीं, तो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, पहचानेगा नहीं, कोई रिकॉग्नाइज नहीं करेगा आपको। तो आपसे कोई आकर बात करेगा, मिलेगा कोई आपसे? नहीं मिलेगा, कम्युनिकेशन नहीं करेगा। आप जनरली जा रहे हो किसी रास्ते से, कोई मिल गया आपको, जान पहचान का है, आप हाय हेलो कर लो। नहीं जानते तो आप ज़बरदस्ती उसको रोकोगे, नहीं रुक मुझे बात करनी है, नहीं करते हम। सेम चीज़ यहाँ पर, स्पीशीज़ स्पेसिफिक, जान पहचान का है, अपने जैसा लग रहा है तो ही कांटेक्ट होगा, वरना कोई कांटेक्ट इनके बीच में नहीं होगा, कांटेक्ट होगा ही नहीं। अब क्योंकि कांटेक्ट की बात कर रही हूँ तो कांटेक्ट किसी एक वजह से होता है, वो वजह भी देख लेते हैं। ऐसे अच्छा, आप ये तो बोल देते हो स्पीशीज़ स्पेसिफिक है, पर कैसे है स्पीशीज़ स्पेसिफिक? ये बात आपने बोली नहीं बोली। क्यों नहीं बोली? क्योंकि हमको पता ही नहीं है। अब देखो, इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखो, ये यहाँ पे भी ऐसे रहेगा, ये यहाँ पे भी एक दूसरे को पहचानेंगे, ऐसे रहेगा, ये यहाँ पे भी पहचानेंगे। पहली बात तो ये चार में जो साइड्स बना रही हूँ, ये चार साइड्स क्या हैं? एक दूसरे को पहचानने वाली साइड्स है, रिकॉग्निशन साइड्स है। ठीक है, एक दूसरे को कैसे पहचानेंगे, रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, तो वो वाली साइड्स है ये। ठीक है, सीधी सी बात, सीधी सी बात यहाँ पे भी आती है। ये इस तरह का एक समूहन बनता है। इसको आप बोलते हो समूहन या फिर एग्लूटिनेशन। समूहन या फिर एग्लूटिनेशन, समूहन की क्रिया हो रही है, यानी कि एग्लूटिनेशन हो रहा है, यानी कि सारे ग्रुप में एक दूसरे के पास आ रहे हैं, ग्रुपिंग हो रही है, एक तरह से बोल सकते हो ग्रुपिंग हो रही है, ग्रुप में एक दूसरे के पास आ रहे, समूह बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? ये जो है, ये स्ट्रक्चर आपको साफ दिख रहा है, किसका है भाई? टेल है तो कौन सा स्ट्रक्चर होगा? शुक्राणु का होगा, स्पर्म का स्ट्रक्चर होगा। वहीं अगर मैं बात करूं इस रीजन की, तो ये क्या है? ओवा है। ओवा है, एक शुक्राणु है, स्पर्म है। अब स्पर्म और ओवा एक दूसरे को पहचानेंगे, और उसको पहचानने के लिए, उसी चीज़ को पहचानने के लिए क्या होगा? इनकी सरफेस पे कुछ केमिकल्स प्रेजेंट है। जब मैं बात करूं स्पर्म की सरफेस पे, तो इनकी सरफेस पर प्रेजेंट है एंटी फर्टिलाइजिन, और जब मैं इसकी बात करती हूं तो इसकी सरफेस पर प्रेजेंट है फर्टिलाइजिन, यानी कि फर्टिलाइजिन ओवा की सरफेस पर प्रेजेंट है, उपस्थित है। वहीं एंटी फर्टिलाइजिन उसके जस्ट अगेंस्ट जो है वो किस पे प्रेजेंट है? स्पर्म पे। ये फर्टिलाइजिन, एंटी फर्टिलाइजिन, इनको नाम किसने दिया था? एक हमारे साइंटिस्ट हैं, F.R. लिली।
इन्हीं ने इन्हें पहचाना था और पहचान कर इनको नाम दिया। सीधी सी बात, नाम दिया। फर्टिलाइजन हमेशा ओवा के ऊपर सरफेस पर रहेगा और एंटी फर्टिलाइजन हमेशा शुक्राणु की सतह पर सरफेस पर रहेगा। बने हुए किसके होते हैं ये ग्लाइकोप्रोटीन म्यूकोपॉलीसेकेराइड के बने हुए होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन म्यूकोपॉलीसेकेराइड, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के बने हुए होंगे। और इनकी संरचना कैसी होती है? जैसे ताला और चाबी होते हैं, जैसे लॉक एंड की होते हैं। जो लॉक है उसके अंदर वैसी ही की एंटर करेगी, उसी लॉक को वही की खोल सकती है और कोई की नहीं ओपन कर सकती। सेम चीज़ यहाँ, जो एंटी फर्टिलाइजन सेम स्पीशीज़ का है, वो फर्टिलाइजन सेम स्पीशीज़ की फीमेल के साथ अगर दोनों एक दूसरे से सिमिलर होंगे, सेम स्पीशीज़ के होंगे, एक दूसरे को पहचानेंगे तो ही मिलेंगे और तो ही फर्टिलाइजेशन होगा, वरना क्या होगा? अदरवाइज नो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगी ही नहीं। बट सेम चीज़ एंजाइम और सबस्ट्रेट में देखते हो, एंजाइम सबस्ट्रेट से मिलेगा तभी रिएक्शन होगा। सेम चीज़, सेम फर्टिलाइजन स्पीशीज़ का, सेम स्पीशीज़ बोल रही हूँ मैं, सेम स्पीशीज़ का फर्टिलाइजन और एंटी फर्टिलाइजन जब एक दूसरे के साथ मिलेगा तभी एग्लूटिनेशन या समूहन की क्रिया होगी और तभी आगे जाकर फर्टिलाइजेशन हो सकता है। अदरवाइज़ ये कांटेक्ट में ही नहीं आएंगे और कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो समूहन भी नहीं हो पाएगा। तो सीधी सी बात, इसका मेन काम क्या है? पास लाना और आगे फर्टिलाइजेशन को प्रेरित करना, निषेचन को प्रेरित करना, प्रोसीड करना। इसी स्टेप में एक और प्रोसेस देख रहे हैं हम, कैपेसिटेशन, या फिर इसको आप निषेचन क्षमता भी बोलते हो। और ये निषेचन क्षमता कब अटेन करता है स्पर्म या शुक्राणु? ये निषेचन क्षमता शुक्राणु तभी लेगा, तभी उसके पास आएगी निषेचन की क्षमता जब इसमें क्या होगा? निषेचन क्षमता कब आएगी? जब ये शुक्राणु को हम कहाँ डालेंगे, कहाँ इंसर्ट करवाएंगे? वेजिना में, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तभी इसके अंदर निषेचन क्षमता आएगी, कैपेसिटेशन पावर आएगी। यानी कि अगर हम स्पर्म्स को, शुक्राणुओं को डायरेक्ट निकाल के लेबोरेटरी में यूज़ करेंगे तो उसमें निषेचन क्षमता देखने को नहीं मिलेगी। एक होता है प्रोसेस इन वीवो, एक होता है इन विट्रो। इन विट्रो प्रोसेस में क्या होता है? लेबोरेटरी प्रोसेस है। इन वीवो इनसाइड द बॉडी प्रोसेस है। तो सेम बात कर रही हूँ, कैपेसिटेशन पावर कब आएगी? जब वो फीमेल बॉडी में, फीमेल के विजाइनल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर करेगा। और एंटर करेगा तो वो कुछ केमिकल्स के साथ मिलता है और वो केमिकल्स होते हैं स्टीरॉल बाइंडिंग एल्ब्यूमिन, स्टीरॉल बाइंडिंग एल्ब्यूमिन। ये एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या करता है? स्पर्म को मैच्योरिटी प्रोवाइड कराता है। वहाँ से जितने भी एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल होगा उसको रिमूव कराएगा एंड उसको मैच्योर करवाएगा, परिपक्व करवाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है स्टीरॉल बाइंडिंग एल्ब्यूमिन। इसके अलावा लाइपोप्रोटीन और प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्या है हमारे पास? स्टीरॉल बाइंडिंग एल्ब्यूमिन। लेकिन इसके अलावा मैंने बोला क्या भी हो सकते हैं? लाइपोप्रोटीन्स भी हो सकते हैं। और लाइपोप्रोटीन्स के साथ साथ, लाइपोप्रोटीन्स तो मैंने नाम दिया, बट इसके साथ साथ कुछ प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स भी हो सकते हैं और कुछ कार्बोहाइड्रेट लाइटिक लयनकारी एंजाइम्स भी हो सकते हैं जो उसे और परिपक्व करेंगे, मैच्योर करेंगे ताकि वो आगे जाकर फर्टिलाइजेशन करवा सके।
तो सीधी सी बात, अभी तक हमने पढ़ा अप्रोच ऑफ स्पर्मेटोजोआ, कैसे अप्रोच करते हैं, साइज़ में अलग अलग, छोटे बड़े, संख्या में अलग अलग, ज़्यादा कम, तो एक्सीडेंटल मीट है। दूसरी बात की हमने कैपेसिटेशन एंड कॉन्टैक्ट की। निषेचन क्षमता कब आएगी? जब फीमेल बॉडी में एंटर करेगा। फीमेल बॉडी में रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से ये कुछ हार्मोन्स और प्रोटीन्स रिलीज होते हैं और इनकी अवस्था में ये और परिपक्व हो जाता है। और कॉन्टैक्ट किसकी प्रेजेंस में होगा? फर्टिलाइजन और एंटी फर्टिलाइजन। और फर्टिलाइजन एंटी फर्टिलाइजन जब मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन समूहन होगा और आगे फर्टिलाइजेशन की क्रिया प्रोसीड करेगी, आगे पॉसिबल हो पाएगी। अब तीसरी बात करते हैं हम, थर्ड प्रोसेस आता है। क्या आता है थर्ड प्रोसेस? एक्रोसोम रिएक्शन। तो थर्ड प्रोसेस हमारा आएगा एक्रोसोम रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन। ठीक है, क्योंकि बात कर रही हूँ एक्रोसोम रिएक्शन की, तो फर्स्ट बात, पहली बात जो मैं करती हूँ वो करती हूँ कि सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में फिज़िकल भौतिक प्रोसेस होता है या फिज़िकल प्रक्रिया होती है, और दूसरे स्टेप में मेरे को देखने को मिलेगी केमिकल प्रोसेस या फिर केमिकल प्रक्रिया। ठीक बात है, एक है फिज़िकल प्रोसेस, एक है केमिकल प्रोसेस। फिज़िकल प्रोसेस को लेकर चलूँगी, भौतिक प्रक्रिया को लेकर चलूँगी। तो भौतिक प्रक्रिया में इंसेक्ट्स की बात करती हूँ मैं, कीटों की बात करती हूँ। इंसेक्ट्स की आउटर सरफेस पर हम देखेंगे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। एग की आउटर सरफेस पर, बाहर वाली सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं और इन्हीं छिद्र को मैं नाम देती हूँ माइक्रोपाइल्स। ठीक है, बोल रही हूँ मैं आउटर सरफेस जो है, ठीक बात है, आउटर सरफेस पर छिद्र पाए जाएंगे और इन्हीं छिद्र को नाम दे दिया जाता है माइक्रोपाइल्स। ठीक है, छोटे छिद्र हैं। किस में पाए जाते हैं? इंसेक्ट्स की एग्स के आउटर सरफेस पर। और इन माइक्रोपाइल्स से शुक्राणु को आसानी से जगह मिल जाती है और ये इसके अंदर इन छिद्र से एंटर कर जाता है अंदर। ठीक बात है, सीधी सी बात है, ये प्रोसेस हो सकता है। दूसरा प्रोसेस बात करूँ, ये तो फिज़िकल प्रोसेस है, नॉर्मली हो रहा है। ठीक है, इसमें कोई केमिकल का कोई रोल नहीं है, बस फिज़िकल में ये है कि छिद्र उपस्थित हैं। छिद्र उपस्थित है तो छिद्रों से शुक्राणु को जगह भी मिलेगी, और जगह भी मिलेगी तो जगह के साथ साथ ये अंदर एंटर भी करेंगे, अंदर एंट्री ले ही लेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सेकेंड प्रोसेस मेरा आएगा केमिकल प्रोसेस। और केमिकल प्रोसेस की जब मैं बात करती हूँ तो कई प्राणियों में मैं देखती हूँ कि केमिकल प्रोसेस क्या होता है, वो भी मैं मोस्टली बात करूँगी यहाँ पर हाइलुरोनिडेज एंजाइम की। होता क्या है? मोस्टली ये प्रोसेस होगा मैमल्स में, स्तनधारी प्राणियों में। मैमल्स में क्योंकि मुझे पता है एग का जो संरचना है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद विटिलाइन झिल्ली, जोना पेल्यूसिजा, और जोना पेल्यूसिजा के बाद बाहर आती है कोरोना रेडिएट।
पता है हमको ये कोरोना रेडिएटा है। कोरोना रेडिएटा में क्या उपस्थित रहेंगे? फॉलिकल्स उपस्थित रहेंगे, यानी कि ये जो कोरोना रेडिएटा है ये पुटिकाओं द्वारा बनी है, फॉलिकल्स द्वारा बनी है, निर्मित हुई है। और जब ये फॉलिकल्स द्वारा निर्मित होती है, पुटिकाओं द्वारा निर्मित होती है, तो एक और चीज़ कि ये बीच में जुड़ी हुई जिससे रहती है वो क्या रहता है? हाइलुरोनिक एसिड। वो क्या रहेगा? हाइलुरोनिक एसिड। किसी से तो जुड़ेंगी पुटिकाएं, तो किससे जुड़ी हुई हैं? हाइलुरोनिक एसिड से। तो हाइलुरोनिक एसिड पे एक्रोसोम की क्रिया होगी, यानी कि एक्रोसोम से एक एंजाइम, एक्रोसोम फटेगा, उससे एक एंजाइम बाहर आएगा और उस एंजाइम को क्या नाम दोगे? हाइलुरोनिडेज। हाइलुरोनिडेज हाइलुरोनिक एसिड पे एक्टिविटी शो करेगा, क्रिया दर्शाएगा और फॉलिकल्स को अलग कर देगा, जगह बनाएगा ताकि शुक्राणु को अंदर जाने के लिए जगह मिल सके। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात बोली है हमने। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारे मैमल्स में। अब एक बात और होती है कि इकाइनोडर्म्स में भी केमिकल प्रोसेस होता है। इकाइनोडर्म्स में भी केमिकल प्रोसेस होता है। कैसे होता है? CO2 जल में घुलित होती है, जल में जाती है, वाटर में जाती है CO2, और जब वाटर में जाती है तो मिक्स होती है ये उसके साथ और फॉर्मेशन होता है H2CO3 का। H2CO3 क्या करता है? इकाइनोडर्म्स में जो जेलीनुमा आवरण है, जो जेली एनवेलप है, जेलीनुमा आवरण है, उसको नष्ट करेगा। ठीक है, H2CO3 क्या करेगा? इकाइनोडर्म्स में जेली एनवेलप को डिस्ट्रॉय करेगा, नष्ट करेगा। और क्योंकि जेली एनवेलप डिस्ट्रॉय हो रहा है, ठीक है, जेली एनवेलप डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो क्या होगा? जगह मिल जाएगी शुक्राणु को अंदर प्रवेश करने के लिए। सीधी सी बात है ना? ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, हमने सिर्फ इतना सा पढ़ा कि किस तरह से ये क्या काम कर रहा है। अब चौथा टाइप का केमिकल रिएक्शन सी अर्चिन में देखेंगे हम। सी अर्चिन की जब मैं बात करती हूँ तो सी अर्चिन में भी एक एंजाइम होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम। ठीक है, ये इकाइनोडर्मेटा की बात हुई। अब बात करूंगी सी अर्चिन की। ठीक है, सी अर्चिन की बात कर रही हूँ तो सी अर्चिन में मैं ये भी देखूंगी कि सी अर्चिन में एंजाइम कौन सा है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करेगा? फॉस्फोलिपिड की एक लेयर उपस्थित रहती है, फॉस्फोलिपिड ए की एक लेयर उपस्थित रहेगी एग के चारों ओर। उस लेयर को, फॉस्फोलिपिड ए की उस लेयर को ये क्या करेगा? तोड़ देगा। और जैसे ही वो लेयर टूटेगी, नष्ट होगी ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा, तो क्या होगा? शुक्राणु को प्रवेश मिल जाए। वहीं एक और मेन एंजाइम की बात करती हूँ, टोड्स और फ्रॉग्स में, या तो फ्रॉग्स में या फिर टोड्स में एक और मेन एंजाइम है प्रोनेज एंजाइम। प्रोनेज एंजाइम क्या करता है? प्रोनेज एंजाइम है, क्या करेगा? सीधी सी बात, सिंपल सी चीज़ इसे करनी है। प्रोनेज एंजाइम को, प्रोनेज एंजाइम बना, इसने इनका जो एग है उसकी जो जेली एनवेलप है, क्योंकि देखो ये भी एम्फीबियंस ही हैं, एम्फीबियंस में भी जेली एनवेलप होता है,
अभी लास्ट क्लास में हमने देखा था प्राइमरी और टर्शरी दोनों एक मेम्ब्रेन्स में जेली एनवेलप आता है। एक जेली एनवेलप इकाइनोडर्म्स का आता है, एक जेली एनवेलप हमारा आता है